So we are continuing with the market chapter, lecture number 4 on markets. So I've compiled past paper के questions as well as some important questions together and written it in fill in the blank form so that आप revise फटाफट कर सकते हैं इसको. So let's start. First, TR का फॉर्मूला क्या होता है? TR का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले ये बताओ. TR मतलब TR का फुल फॉर्म टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू AR, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी. ये एक फुल फॉर्म है. व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, TR विल बी मैक्सिमम. ये यदि तुमको ये डायग्राम याद हो तो ठीक है. फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से गिर रहा है MR, इट विल कट द एक्स एक्सिस एंड गो डाउन, एंड टोटल रेवेन्यू चढ़ता है, increases but with a decreasing rate. तो total revenue ये MR है, TR will increase but with a decreasing rate, and फिर एक बार गिरता है, ये TR है. तो where MR is 0, ये x axis को टच करा मतलब 0 ही हो गया ना. where MR is 0, at that point TR is maximum, and that point is called as point of satiety, point of maximum satisfaction, point of satiety बोलते हैं उसको, point of satiety. And when MR is 0, total revenue will be what? Highest. हमेशा याद रखो, at first unit TR and MR are equal. उसके बाद MR can be positive, यहाँ पे positive है, it can be 0, it can be negative, but TR will always be positive. TR increases but at a diminishing rate, and MR will diminishes. MR when is 0, TR is maximum. After this point, that is after point of satiety, MR will be negative and TR starts declining. ये इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं. So when MR is 0, TR is maximum या TR is highest. When MR is less than 0, 0 से कम है, तब TR क्या हो रहा है? When MR is less than 0, TR is falling. Total revenue. The change in TR that results from 1 unit change in sales is marginal revenue. Change in total revenue is known as marginal revenue. और मैं एक बात और बोलती हूँ, when MR is less than 0, ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू बेसिकली इनके कहने का ये मतलब था, जब ये 0 है तब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. स्टार्टिंग में TR बढ़ा, बट एक्चुअली इट शुड बी when MR is 0, TR is increasing but at a falling rate. That is, TR is increasing but at a decreasing rate. डिक्रीजिंग रेट. इसका क्या मतलब है? 10, 20, 30 ऐसे नहीं हो रहा है. 10 का 18 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, फिर 28 हो रहा है, बढ़ रहा है बट फॉलिंग रेट से बढ़ रहा है. 10, 20, 30, 40, 50 नहीं हो रहा है. The revenue per unit of one commodity sold is called as. The revenue per unit of one commodity sold को हम क्या बोलते हैं? Average revenue बोलते हैं. Revenue per unit of one commodity sold is known as average revenue. Average revenue can be found by formula. Average कैसे find out करना है? Total revenue divided by quantity. Average revenue is equal to total revenue divided by quantity. Remember, it is not मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी. जल्दी जल्दी में इस पे टिक लगा के आते हो. अरे एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. मार्जिनल का मतलब तो एडिशनल होता है ना. इट इज नॉट MR इज इक्वल टू TR बाय क्वांटिटी, इट इज AR इज इक्वल टू TR बाय क्वांटिटी. विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस. प्राइस क्या है? एवरेज रेवेन्यू प्राइस है. तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का जिसको हम प्राइस बोलते हैं?
तो प्राइस इज एवरेज रेवेन्यू, डोंट सेलेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू, डोंट सेलेक्ट टोटल रेवेन्यू। प्राइस किसको बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू को। प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू हो गया अपॉन क्वांटिटी। क्यू और क्यू कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पर मैथ्स लगाओ तो प्राइस ही तो बचेगा। तो दैट प्राइस इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। तो अभी एक बार अभी ध्यान करो, प्राइस इज इक्वल टू AR, ठीक है, एंड AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी। और ये सब MCQ में पूछा ही है ना। When demand and supply increases equally, demand 10% से बढ़ी तो supply भी 10% से बढ़ी, then what will happen? Answer: equilibrium price remain unchanged but equilibrium quantity increases. ये प्रूफ करने के लिए, पॉइंट नंबर 9 को प्रूफ करने के लिए 1 मिनट लगेगा, मैं डायग्राम बना के सिखाती हूँ, वो बेटर रहेगा। डिमांड भी 10% से बढ़े और सप्लाई भी 10% से बढ़े, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब ये तुम्हारा बेसिकली पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, ये तुम्हारा DD डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये तुम्हारा सप्लाई कर्व है SS। डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड 10% से बढ़ी, चलो D1 हो गई। सप्लाई बढ़ेगी तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, S1 हो गया, और दोनों 10% से बढ़ी है, दोनों इक्वल 10 और 10। तो अब नया D1 और नया S1 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या तुम, यदि हम नया मतलब इन लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये नया Q1 क्वांटिटी मिला है, लेकिन प्राइस तो वही है ना, प्राइस तो सेम ही है। तो can't you see that when demand also increases with the same percentage and supply also increases with the same percentage, at that time price remains same but quantity बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। That is what point number 9 wants to say. When demand and supply increases equally, then what will happen? Equilibrium price remains unchanged, but equilibrium quantity increases, Q से Q1, लेकिन P पे अटकी रही। Point number 10, the price will decrease if demand remains same and supply increases. Price कम कब होगी? Demand remain, the price will decrease if demand remains same एंड सप्लाई इंक्रीजेस। मार्केट में बहुत सारे एप्पल्स आ गए, तो वो ज्यादा एप्पल्स को बेचने के लिए उनको प्राइस कम करना पड़ेगा ना, तब लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस विल डिक्रीज इफ डिमांड रिमेन सेम बट सप्लाई इंक्रीज हो गई, मार्केट में सीजन में बहुत सारे एप्पल्स आ गए, तो वो प्राइस को नीचे करेंगे सो दैट डिमांड सेम है तो कम प्राइस से अट्रैक्ट होकर लोग सामान ज्यादा खरीदें। यूनिफॉर्म प्राइस या सेम प्राइस for homogeneous products is essential condition of which competition? Answer is perfect competition. Perfect competition का याद रखो, large number of buyers and sellers selling homogeneous products, that is in same in shape, size, color, taste, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्राइस बहुत जरूरी है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की इन परफेक्ट कंपटीशन। एग्रीकल्चरल गुड्स एग्जांपल था परफेक्ट कंपटीशन का, डेयरी प्रोडक्ट्स एग्जांपल था परफेक्ट कंपटीशन का। The demand curve of a commodity faced by a competitive firm is perfectly elastic. Competitive firm का demand curve क्या होता है? Perfectly elastic. That is P is equal to AR is equal to MR. यदि तुमको याद हो तो इस तरह से हमने बनाया था, P is equal to AR is equal to MR, perfectly elastic. That is sin is infinity. अब देखो ये फिगर देखो आप, इन दिस फिगर L, M and N represents what? L, M, N. तो L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्जिनल कॉस्ट।
जो एमसी का कर्व होता है वो ऐसे हॉकी स्टिक जैसे दिखता है, ऑल्दो हम उसको बोलते हैं यू शेप्ड ही है, बट यू कैन सी दैट दिस इज लुकिंग लाइक अ हॉकी स्टिक। तो एल एलएमसी है, एम क्या है एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड ये वाला एन क्या है, ये प्राइस लाइन है पी, एंड पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, जो मैंने जस्ट यहाँ भी दिखाया था। तो हॉकी स्टिक जैसा जो कर्व है वो एमसी कर्व होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जो डीप यू या फ्लैटर यू है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर है। ओके, तो इन दिस फिगर एल एन एंड एम रिप्रेजेंट मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस। वो यदि छोटा सा आपको डायग्राम प्रिंट करके दे दें और तीनों चीज पूछे तो आइडेंटिफाई करना इजी है। दिस कॉमा दिस कॉमा दिस बताएंगे तो तुमको लिखना होगा एलएनसी कॉमा एलएसी कॉमा पी या ए आर या एम आर, जो भी उन्होंने दिया होगा। अब ये परफेक्ट कंपटीशन दिख ही रहा है ना हमको, वेयर पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर and price is a horizontal line parallel to your x-axis, perfectly elastic. Here the firm is a price taker, not a price maker. Monopoly price maker होता है, perfect competition price taker होता है बेटा। Because perfect competition में price क्या decide होती है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से जहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो एक फर्म इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। तो फर्म इज अ प्राइस टेकर, वो इतना इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती मार्केट को कि वो प्राइस डिसाइड कर दे। द फर्म बिलोंग्स टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां पे P is equal to AR is equal to MR, it is a perfect competition and the firm is a price taker, not a price maker. तो ये डायग्राम भी देके आपको पूछ सकते हैं कि इसमें फर्म प्राइस टेकर या मेकर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, इसलिए फर्म प्राइस टेकर होगी, प्राइस मेकर नहीं होगी। AR एंड MR कर्व जहां कोइंसाइड करते हैं दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। देखो ना, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है, तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, AR और MR का एक के ऊपर एक है, वो कौन सा मार्केट है, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में कंफर्टेबल करने के लिए मैंने हर तरीका यहाँ पे बताया है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी। तो अब उसको दिमाग में रजिस्टर करना आपका काम है, फर्स्ट टाइम वो न्यू नहीं लगेगा यदि अभी ध्यान दोगे तो। AR and MR curve coincide in perfect competition. Perfectly elastic demand curve implies firm cannot control the price. Firm is price taker and output adjuster at ruling price. प्राइस तो डिसाइड हो गई, जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां इक्विलिब्रियम हो रहा है, वहां ही प्राइस है। फर्म कंट्रोल कर सकती है प्राइस नहीं, फर्म इज द प्राइस टेकर। बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की, ये डिमांड कर्व, ठीक है, जहां पे फर्म प्राइस टेकर है। एंड एक और वर्ड ध्यान रखो, फर्म इज आउटपुट एडजस्टर एट रूलिंग प्राइस, जो रूलिंग प्राइस है उस हिसाब से अपना आउटपुट दे वो। Under perfect competition, if AR curve lies below AC curve, the firm would incur loss. हो गई ना, यदि तुम्हारा रेवेन्यू दैट इज तुम सेल करके जो कमा रहे हो वो कम है, लाइज बिलो, इफ योर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, क्या करोगे तुम, जो तुम बेच के कमा रहे हो वो तुम्हारी कॉस्ट से कम है, तुमको लॉस ही होगा ना। Short run supply curve of a perfectly competitive firm is represented by short run supply curve, the part of MC curve that lies above AVC. इसका डायग्राम देते हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, यदि देखो AC MC, अब MC curve that lies above AVC, average variable cost, मतलब जस्ट मैं ये बोल रही हूँ कि ऊपर का जो पार्ट है, यदि मैं सिर्फ MC बनाती हूँ तो इसका जो ऊपर का पार्ट है ये वाला,
ऊपर वाला पार्ट, इट इज जस्ट लाइक योर सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये जो इसका ऊपर ये जो पार्ट है सप्लाई कर्व का, एमसी भी ऐसे ही है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो वो जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर का पार्ट इज जस्ट लाइक विच कर्व, लाइक द सप्लाई कर्व। The condition of a long run equilibrium for a competitive firm is, long run में competitive firm equilibrium कब करेगी, when MC is equal to MR is equal to AR is equal to AC, MC is equal to MR is equal to AR is equal to AC। आप खुद देखो, price is equal to AR is equal to MR, यहाँ पर AC इसके tangent हुई इधर, एंड यहाँ पर MC इंटरसेक्ट करके गई इधर। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहाँ, वेयर MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR is equal to AC, and this point is here where it is equilibrium. In long run, firms earn only normal profit is a feature of long run में सिर्फ normal profit ही कमा सकते हो, because there are large number of buyers and sellers and there is free entry and exit। बहुत profit दिखेगा तो बहुत सारी firms अंदर आ जाएगी वो चीज बनाने के लिए, एंड नुकसान होगा तो बाहर भी निकल जाएगी। तो लॉन्ग रन में जितनी है उतनी रहेंगी और आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हो। आप सिर्फ शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर सकते हो, लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, एंड दैट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इन द केस ऑफ मोनोपोली में भी प्योर मोनोपोली की कोई आसपास भी नहीं है, सिंगल सेलर यू आर। तो जो फर्म और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है, अब मैं बोलूं सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें फर्म्स आपको क्या क्या याद आ रही है, बिनानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन सारी फर्म्स मिलके इंडस्ट्री होते हैं, लेकिन फर्म एंड इंडस्ट्री सेम थिंग कब होती है, अंडर प्योर मोनोपोली। When a firm charges different prices to different customers for the same commodity, it is called as price discrimination। मैं ऐसा कब कर सकती हूँ, एग्जाम्पल दीजिए, एक पॉश मार्केट है और एक नॉर्मल लोग, मतलब जहाँ पे लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, वो मार्केट है। अब पॉश मार्केट वाले लोग आके नॉर्मल मार्केट, डिस्टेंस इतना है, वो लोग नहीं खरीदेंगे, वो उतना एफर्ट भी नहीं लेंगे। तो मैं एक ही प्रोडक्ट को 50 रुपए पॉश मार्केट के मार्केट में बेच रही हूँ, जो कि 30 रुपए मैं नॉर्मल मार्केट में बेच रही हूँ। आई नो दैट दीज बायर्स एंड सेलर्स विल नेवर बी एबल टू मीट। तो जब मैं एक ही प्रोडक्ट या एक ही कमोडिटी का डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस लगाती हूँ इन डिफरेंट मार्केट्स, दैट थियरी इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। A firm's MC for producing, that is marginal cost for producing 15th unit is ₹25, and marginal revenue to produce and sell 15th unit is 18। कॉस्ट लग रही है 25 और जो मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है वो है 18। What should a firm do? तो मेरी बात है, जब कॉस्ट ज्यादा लग रही है और रेवेन्यू कम है, तो वो यूनिट बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अरे जब बनाओगे तभी तो बेचोगे, जब बनाओगे ही नहीं तो बेचोगे कैसे? तो आंसर इज शुड कट डाउन इट्स आउटपुट लेवल, दैट इज उतना प्रोडक्शन ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सामने से देखो ना कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है वो तो 25 है। अब आपसे सजेशन मांगा जा रहा है कि यदि एडिशनल रेवेन्यू उसके लिए सिर्फ 18 ही मिल रहा है, क्या करो? तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? कट डाउन इट्स आउटपुट लेवल, बनाने की जरूरत नहीं है उस यूनिट को। A firm makes zero economic profit. What does that mean? Zero economic profit, important for your exam. Zero economic profit का मतलब क्या होता है? Answer is firm is earning normal profit।
कोई भी जना जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को लॉस नहीं बोलेगा. It is normal profit. Zero economic profit means the other name for zero economic profit is normal profit. King demand curve कहाँ है? पहले तो ओलिगोपोली में आता है किंग डिमांड कर्व. किसने ये दिया है किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट? आंसर इज पॉल स्वीजी ने दिया है. एंड किंग डिमांड एंड ओलिगोपोली में आपको ध्यान होना चाहिए प्राइस कैसी होती है? स्टिकी प्राइस, रिजिड, जल्दी से चेंज नहीं होती. तो किंग डिमांड कर्व शो क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस. यदि किंग डिमांड कर्व का शेप ध्यान हो तो ऐसे होता है और फिर यहाँ पे किंग के बाद वो टर्न करता है. ठीक है, तो किंग डिमांड कर्व शोज स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, स्टिकी प्राइस, rigidity of price. It is seen in oligopoly and this concept is given by Paul Sweezy. ध्यान से देखो 26 डायग्राम को ध्यान से देखो. AR हॉरिजॉन्टल लाइन है, AR1 एंड AR2. AR डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में होता है, उसको ध्यान से देखो. एक्स एक्सिस से जस्ट पैरेलल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. ये AR कर्व परफेक्ट कंपटीशन में होता है वेयर प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. अब AR1 कर्व देखो, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये AR1 डिमांड कर्व इज इन monopolistic competition. It is a flatter curve. It is not falling steeply. It is a flatter curve. Whereas अब आप AR2 देखो. So when you see AR2, ये फास्ट गिर रहा है, तो ये steeper curve है, and this you see in monopoly. So they can either print it and ask you ये कौन से मार्केट का कर्व है, और they can also say flatter AR flatter curve कौन से कंपटीशन में होता है. तो आपको क्या चूज करना है? मोनोपोलिस्टिक. AR कर्व हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परफेक्टली इलास्टिक कर्व किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में. अब यदि वो पूछते हैं कि AR कर्व स्टीपर कहाँ है, तो आंसर है इन मोनोपोली. डायग्राम भी ध्यान होना चाहिए, उनके इलास्टिसिटी भी ध्यान होना चाहिए, और वो कौन से मार्केट के हैं ये भी ध्यान होना चाहिए. एंड इट इज इंपॉर्टेंट. जब डिमांड इज इलास्टिक, मोर रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज इन प्राइस, MR विल बी पॉजिटिव. ये यदि डिमांड इलास्टिक है तो MR पॉजिटिव है. Cartels are found in which type of market? That is, कुछ few players आके एक साथ में मिल जाएं एंड वो प्राइस को एक लेवल से नीचे जाने ही नहीं दे. कार्टल्स बनाते हैं वो अपने हिसाब से, मतलब एक पावर बन जाते हैं. That is found in oligopoly. Theory of monopolistic competition is developed by. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने डेवलप किया था? नाम भी तो याद रखो, H.E. Chamberlain. Point where price is equal to average cost, it is called as break-even point. And break-even point का दूसरा नाम क्या है? No profit, no loss point. Point where price is equal to average cost is known as break-even point. If monopolistic resort to price discrimination, ठीक है, that is एक मार्केट में हायर प्राइस में बेच रहा है, दूसरे मार्केट में सेम प्रोडक्ट लोअर प्राइस में बेच रहा है, that is price discrimination. मोनोपोलिस्ट को करना है प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट वेयर डिमांड इज इनइलास्टिक. मतलब वो लोग प्रोडक्ट खरीद के जाएंगे, बिना उस प्रोडक्ट के नहीं जाएंगे. तो ऐसे मार्केट में जहां पे डिमांड इनइलास्टिक है वो लोग हायर प्राइस चार्ज करेंगे. जहां पे डिमांड इलास्टिक है उस मार्केट में वो लोअर प्राइस चार्ज करेंगे. इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अंडर कोलिसिव ओलिगोपोली, price is often decided by the price leader.
एक प्राइस लीडर है, वो प्राइस जो डिसाइड करता है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। ओलिगोपोली में ये भी बात ध्यान रखो, एक एक इंसान यदि प्राइस गिराता है, सब गिराते हैं, लेकिन यदि कोई प्राइस बढ़ाता है लोग उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो कोलिजिव ओलिगोपोली में एक प्राइस लीडर होता है, द बिगेस्ट प्लेयर, वो प्राइस डिसाइड करता है और उसको सब फॉलो करते हैं। डंपिंग, डंपिंग क्या होता है? बहुत सारा माल बना देना और एक एक कंट्री में डंप करना, दैट इज इतना सारा बेच देना, लोगों को आदत लगा देना और लोग खरीदेंगे उसको। सो डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक कंट्री बहुत सस्ते बॉल पेन बनाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, एंड उसके बाद दूसरी कंट्री में डंप करे एकदम सस्ते, लेकिन और कोई कंट्री में वो महंगे बेच रही है, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मानस जो पूछना है पूछो बेटा। मिस चाइना इंडिया में डंप करता है, ये बोल सकते हैं क्या? एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। दैट इज सस्ता माल सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बना के, दूसरी कंट्री में वो इतना सस्ता नहीं बेच रहा है, वो देखते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन इतना माल बिकेगा। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेशनली एंड वेरी गुड एग्जांपल गिवन बाय मानस। चाइना इंडिया में माल डंप करता है, करेक्ट है, ठीक है। डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सिंगल, देखो सिंगल सेलर होता है उसको मोनोपोली बोलते हैं, लेकिन सिंगल बायर मार्केट मोनोपोली। एग्जांपल, इंडिया में यदि कोई खरीद रहा है फाइटर प्लेन्स, सिंगल बायर है ना, नॉर्मल जनता फाइटर प्लेन्स खरीद के क्या करेगी? गवर्नमेंट खरीदेगी ना। तो सिंगल बायर का कोई मार्केट है तो वो है मोनोपोली। Market price is a price that prevails in a very short period market. देखो, very short period market हो सकता है, short period हो सकता है, long period, very long। मतलब मैं आपको जस्ट ये बोलूँ, very short period में कई चीजें फिक्स्ड रह जाएगी, आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। शायद आप अपने मटेरियल चेंज कर दो, लेबर को ट्रेन ना कर पाओ, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट प्राइस, उस समय में जो मार्केट प्राइस प्रिवेल करती है, market price is the price that prevails in very short period market। यदि वो एग्जाम पूछते हैं very short period market में कौन सी प्राइस प्रिवेल होती है, आंसर क्या है? मार्केट प्राइस है। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। याद करो, परफेक्ट कंपटीशन में इंसान अपनी फुल कैपेसिटी पे चलता है, दैट इज यदि एक यूनिट एक दिन में 10,000 यूनिट्स बना सकता है, एक फैक्ट्री एक दिन में 10,000 यूनिट्स बना सकता है, फुल 10,000 यूनिट्स बनाएगा, फुल कैपेसिटी पे चलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर फुल कैपेसिटी पे कौन नहीं चलता है? excess capacity is not found in perfect competition because they are working at their full capacity, but in monopoly there is always some free capacity left। 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, वो 6,000 यूनिट्स ही बनाएंगे। तो एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बट इट इज फाउंड अंडर मोनोपोली। जब एवरेज रेवेन्यू 10 है एंड एवरेज कॉस्ट 8 है, 10 और 8 है, तो फर्म इज मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। when AC is equal to AR होता, 10-10 होता, तो क्या बनाता था वो? एवरेज रेवेन्यू 10, एवरेज कॉस्ट 10, तो क्या होता? सोचना, मुझे बताना। लेकिन यदि रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो क्या बना रहे हो आप? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। A firm's AVC, average variable cost curve, is rising. Its marginal cost curve must be above the average variable cost curve। ये भी above या below, ध्यान रखो। जब average variable cost curve is rising, MC curve must be above the average variable cost curve।
यदि मैं इस तरह से एक कर्व बनाऊं और यहाँ से MC को काटूं, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है कि ये जब बढ़ रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट आया, ये जब बढ़ रहा है, तो जब AC बढ़ रहा है, क्या आपको दिख रहा है MC AC के ऊपर है? आपको दिख रहा है जब AC गिर रहा है तो MC AC से नीचे है? तो ये यदि डायग्राम ध्यान है तो भी उसको वर्ड्स में भी तो ध्यान रखो. When average variable cost curve is rising, MC curve is above ABC curve. और डायग्राम बना के दिखाया मैंने, अब ध्यान रखना आपका काम है. The market in which normal price prevails is a dash market. Normal price लॉन्ग रन में ही होता है ना. कौन सा पीरियड है वो? लॉन्ग पीरियड मार्केट. जब नॉर्मल प्राइस प्रिवेल हो रही है तो इट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट. Full capacity is utilized only when there is perfect competition. खाली capacity monopoly. In monopolistic, a monopolistic can determine price, output या both. या either price और output. एक क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन याद दिलाती हूँ आपको कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. दे आर not 100% same, similar but not same, like soap, shampoos. इन सब का मार्केट कि डव भी अलग दिखता है तो पेज अलग दिखता है, तुम अलग अलग पता कर सकते हो ना, ये लाइफ है, डव है, ये पेज है, ये गोगरेज साबुन है. तो वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, इसमें हेवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, सेल्स प्रमोशन कॉस्ट होती है. तो उसमें वो लोग पूछ रहे हैं आपसे, मोनोपोलिस्टिक क्या डिटरमाइन कर सकता है? प्राइस को, आउटपुट को, दोनों को, या ईदर प्राइस और आउटपुट. तो या तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोड्यूसर प्राइस डिटरमाइन करे कि मुझे पता है कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट ही बेच रही हूँ, मैं सबसे महंगा साबुन बेचूं. या तो वो प्राइस डिटरमाइन कर सकता है या तो वो आउटपुट डिटरमाइन कर सकता है. दोनों नहीं कर सकता, ये आपकी ध्यान रखने की बात है. इन मोनोपोलिस्ट मार्केट, अ मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन either price or output. He cannot determine both. Remember this. A kink demand का ओलिगोपोली में होता है kink. That is what जो dent आया ना, वो kink occurs when at prevailing price. वापस से बना के दिखा देती हूँ. ये जो kink आया इसको हम kink कहते हैं, और जो ओलिगोपोली में होता है ये किंग कब कौन सी प्राइस पे बना? तो आंसर इज प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. प्रिवेलिंग प्राइस पे किंग बना, और वो प्राइस भी स्टिकी होती है ओलिगोपोली में, जल्दी से चेंज नहीं होती, रिजिड होती है. ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स मार्केट. डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स charge different fees to different clients. एक डॉक्टर एक बड़े से हॉस्पिटल में बैठा है, बहुत पैसे चार्ज कर रहा है, एंड कहीं छोटी जगह भी बैठता है 2 घंटे एक दिन में, वहाँ वही सर्विस का कम पैसा चार्ज कर रहा है. दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विच डिग्री? फर्स्ट डिग्री. तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स चार्जिंग डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स. This is called as price discrimination of first degree. Firms have chronic excess production capacity in which market? Monopolistic market में excess production capacity. Chronic excess production capacity in monopolistic competition. Excess production capacity monopoly and no excess production capacity. Full. फर्क क्या है इस दोनों में? Chronic excess production. हाँ? Chronic excess production capacity और यदि डिमांड आएगी दिवाली पे मैं और बना दूंगी. ठीक है, तो दैट chronic excess production capacity in monopolistic competition, no free capacity in perfect competition.
एंड एक्सेस कैपेसिटी यू विल डिसाइड कि कितना रखूं इन मोनोपोली। तो यदि वर्ड आता है क्रॉनिक एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन सा मार्केट में होती है? आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्रॉनिक एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है।